বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন নাগরিক ওয়েব টিভি। এখন আমি রাজস্থান এবং হরিয়ানার যে বর্ডার আছে দিল্লির, শাহজাহানপুরেতে আমি এখানে এসে গেছি। আমাদের সাথে আছে তারারাম মেহনা সাহেব, যাদেরকে আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। আর आजकल चक्का जाम आंदोलन के बारे में जी, जो आज का चक्का जाम यहाँ पर किया गया है वो सांकेतिक चक्का जाम है कि सरकारों की थोड़ी नींद खुलाने के लिए है कि भाई अगर ऐसा आज मान लो जैसे 3 घंटे का किया है और पूरे देश के अंदर जिस जगह भी हुआ है उससे सरकारों को ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और अगर वो समय पर नहीं समय जागे तो पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। और आज चक्का जाम जो आंदोलन हुआ, तो इससे मतलब क्या इम्पैक्ट पहुंचेगी आपका? इससे इम्पैक्ट ये पहुंचेगा कि दो तरफ इम्पैक्ट पहुंचेगा। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो हमारे अधिकारों को और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों तक संदेश आएगा कि आंदोलन गति पकड़ रहा है, आंदोलन मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। ठीक उसी तरीके से जो लोग घरों में बैठे हुए हैं या इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उन लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा कि अब ये आंदोलन तेज हो रहा है, आंदोलन गति पकड़ रहा है और आंदोलन क्यों हो रहा है इसकी भी जानकारी लोगों तक जा रही है। जैसे कि आज इस आंदोलन को आज का चक्का जाम है, उसके अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि ट्रक चालक लोग जो हैं और वाहन के चालक लोग, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और चुपचाप से बिना किसी विरोध के उन्होंने अपनी गाड़ियों को 3 घंटे के लिए जाम कर दिया, खड़ी कर दिया। तो ये एक अच्छा मैसेज आएगा। तो जो अभी जो आंदोलन हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि सरकार पीछे हटेगी और बिल को वापस लेगी? नहीं, मैं ये पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार कभी भी पीछे हटने वाली नहीं, ठीक है ना। और मैं अलर्ट भी कर देना चाहता हूँ देश के लोगों को और किसानों को भी कि सरकार कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। क्यों नहीं हटने वाली है उसका कारण है। कारण ये है कि उन्होंने जो काम किया है ना, ये कोई कह सकते हैं कि इनोसेंटली नहीं किया है उन्होंने। ये काम जो हुआ है वो इनोसेंटली नहीं हुआ है, वो गलती से हो गया, भूल से हो गया, किसी के बहकावे में हो गया या किसी एक आदमी की वजह से हो गया। ये इंटेंशनली हुआ, ठीक है ना। अगर ये इंटेंशनली है तो निश्चित तौर पे जिन लोगों ने इरादा करके किया है वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। और उसकी जानकारी आपको बता दूं कि ये जो आज बिल की बात कर रहे हैं, बिल कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जमीन उनसे लेकर उनको देनी है, ठीक है। किसान से जमीन का कब्जा खाली करवाना, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो उन लोगों ने फैसला किया है, इसके लिए उन्होंने 70 साल तक मेहनत की। यानी भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, ठीक उसी दिन से ये संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो संविधान को धीरे धीरे करके उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, पहली बात। दूसरा, उसमें अमेंडमेंट और संशोधन के नाम पर बहुत सारा बदलाव किया और अब उन्होंने तय कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सरकार ये कदम पीछे नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि जो कानून अभी आया है, तो सरकार क्या किसानों से मतलब जो जमीन है वो पहले ही छीन लिया गया है? या ये तो 1979 के अंदर ही हो गया था, मुरारजी देसाई की सरकार में। मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि मुरारजी देसाई की जो सरकार बनाई गई थी उसमें जो सपोर्ट ओबीसी के लोगों ने किया था वो सिर्फ इसी शर्त पे किया था कि मुरारजी देसाई काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे और देश के ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे। लेकिन उन्होंने आरक्षण देने की बजाय, यानी एक अधिकार देने की बजाय, उन्होंने एक अधिकार छीन लिया, ठीक है ना। मुरारजी देसाई के बारे में ज्यादा मुझको कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं। और मुरारजी देसाई ने अधिकार, आरक्षण वाला अधिकार यानी काका कालेल की रिपोर्ट को लागू तो नहीं किया, बल्कि एक अधिकार छीन लिया। और वो अधिकार था संविधान के आर्टिकल 19 में, जो हमें यानी किसानों को कृषि भूमि का मालिकाना अधिकार था, उसको संविधान से निकाल के फेंक दिया। और इसीलिए मुरारजी देसाई की सरकार को चौधरी चरण सिंह जी ने गिराया। चौधरी चरण सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे और चौधरी चरण सिंह पे ये आरोप भी था कि SC ST के विरोधी है, ताकि SC ST और ओबीसी का जो तालमेल न बैठ सके। और इसीलिए उन्होंने मुरारजी देसाई की सरकार गिराई। और उसके बाद में मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार को नहीं चलने दिया गया। ये बहुत पहले से ही हो गया था। तो अब मामला ये है कि वो पीछे हटने वाले नहीं। तो हमारे पास क्या रास्ता है? किसानों के पास क्या रास्ता, देश की आवाम के पास क्या रास्ता है, संविधान को मानने वाले लोगों के पास में क्या रास्ता है?
सरकार किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। जो तैयारियां आप देख रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें उनकी देख रहे हैं, जिस तरीके का माहौल उन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने यूएनओ को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास 2014 से ही बार बार जो मोदी जी के देश के अंदर दौरे हो रहे थे दुनिया के अंदर, उस क्या था, वो यही था कि यूएनओ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साख बनाई जाए और जो देश में हम करने वाले घटनाक्रम है उसके अंदर यूएनओ में आवाज़ ना उठे। तो अभी तो हमारे पास में एक ही रास्ता है और वो रास्ता है तख्ता पलट। अगर तख्ता पलट, इस देश में अगर तख्ता पलट नहीं होता है तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये आखिरी स्टेज है और लोग इसको किसानों की लड़ाई समझ रहे होंगे, लोग इसको किसानों का आंदोलन समझ रहे होंगे, या कुछ और लोग अपने हिसाब से समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इस आंदोलन को समझ रहा हूँ हमारी असली आज़ादी का आंदोलन। हमारी असली आज़ादी का ये आंदोलन है। अगर ये आंदोलन विफल होता है तो हमारी आज़ादी नहीं मिलने वाली है, गुलाम होने वाले हैं, और अगर हम लोग इसमें इस आंदोलन को सफल करते हैं तो हमारी असली आज़ादी हमें मिलेगी। तो आप लोग कितना दिन से यहाँ पे आए हुए हैं? और अभी देखिए, ये जो आंदोलन की शुरुआत है वो 26 नवंबर से पंजाब से हो चुकी थी, दिल्ली पहुंच की तरफ से, वहां से यहाँ का जो, जहां अभी शाहजहाँपुर से हम बोल रहे हैं, यहाँ लोग 12-13 तारीख से, दिसंबर की 12-13 तारीख से यहाँ पर पड़ाव डाल दिया गया था, तो उससे कंटिन्यू अभी समझ सकते हैं 55 लगभग 60 दिन यहाँ पर भी हो गए हैं, और उसको तो 2 महीना हो गया है, 2.5 महीना होने वाला है। तो हम लोग भी, जैसे राष्ट्रीय मूल निवास संघ, अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं, हम लोग भी 1 तारीख यानी 1 जनवरी से लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और पूरे देश में हम लोग उसके लिए उजागर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।